हेलो जीनियस, वेलकम बैक इन एसओ एजुकेटर। तो रिवीजन सीरीज की फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल। अब फोर्थ हमें देखना है कार्बनिक कंपाउंड। अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी शेरो शायरी हो तो जाए भाई। कार्बन भाई सबसे मेन एलिमेंट्स होता है पूरे वर्ल्ड में, दे आर वर्सटाइल इन नेचर। क्या होता है देखो, कार्बन ने बोला कार्बन सा हूं मैं, हर रूप में ढल जाता हूं। कार्बन सा हूं मैं, हर रूप में ढल जाता हूं। कभी कोयला तो कभी हीरा बन जाता हूं। अधातु, अधातु यानी क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल ही सही, पर कभी नहीं ताकत में, जिंदगी की रसायन में पूरा असर छोड़ जाता हूं। कार्बन अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहा है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अगर भले में नॉन मेटल्स हूं, बट मैं भी किसी से कम नहीं हूं। क्लियर है? देखते हैं भाई अभी ऐसा क्यों ये बोल रहा है, इसके बारे में भी सुनते हैं हम लोग। तो कार्बन जो होता है ना, सबको पता है, ग्रुप 14 में आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 6 होता है। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो होते हैं 4। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 होगा तो आप मेटल नॉन मेटल में आपको याद ही होगा, 4 से लेस होता है तो डोनेट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से मोर हुआ तो गेन करेगा। बट भाई साहब ये तो भाई 4 आ गया, तो कि ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, +4 -4। अब देखो ये +4 हो नहीं सकता है। क्यों? अगर देखो अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पड़ेंगे, तो दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब उसको, इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीडेड होगी, जो वो नहीं चाह रहा है। -4 का मीनिंग क्या हुआ? एग्जाम्पल समझो कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। क्लियर हुआ? अब बाई चांस प्रोटॉन, उसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो उस प्रोटॉन के लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये क्या नहीं हो पा रहा है? -4 भी नहीं हो पा रहा है। देखो आगे, आगे की स्लाइड में आ गया, तो लॉस कर रहा है बिकॉज लार्ज एनर्जी की नीडेड है। गेन भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज साइज की वजह से होल्ड नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पास एक ही ऑप्शन है, क्या? शेयरिंग करना। शेयरिंग इज कैरिंग बोलते हैं हम लोग, सब लोग। बिकॉज शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, जैसे आपको याद हो तो मेटल नॉन मेटल में हमने देखा था आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक कंपाउंड। अब इस कार्बन, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है? कार्बन जो होता है वो ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्या? शेयरिंग करना। जितना ज्यादा शेयरिंग करेगा उतना उसका नेचर हटेगा। इससे मेजर आप कोई भी कंपाउंड देख लो, उसमें कार्बन होगा ही। इसे कहा जाता है कि जितने ज्यादा शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा उसका सॉल्यूशन आएगा, उतना ज्यादा आप पॉपुलर हो जाओगे भाई। तो इसलिए आप बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब देखो डिफरेंस क्या है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हो जाएगा? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। सेकेंड, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर, तो ये होता है सॉफ्ट, ब्रिटल एक्सेट्रा। थर्ड, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। आयनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं कार्बन, वो होते हैं इजीली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं ओरली क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जितना ज्यादा आप सुनोगे और ट्राई करो उसको नोट डाउन करने की, मैं यहाँ पे स्लाइड भी शो कर सकता था, बट कहीं ना कहीं हमारे थोड़े हैंड रिटन नोट भी तो होने चाहिए। सब मैं पीपीटी में शो करूंगा और आप कुछ नोट डाउन ही नहीं करोगे तो क्या फायदा हुआ? इससे कुछ पॉइंट्स आपको भी नोट डाउन करते जाना है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इससे क्या पता चल गया?
कोवेलेंट बॉन्ड, नो इलेक्ट्रॉन लॉस और नो गेन, ना गेन कर पाए ना डोनेट कर पा रहा है। कार्बन कंपाउंड स्टेबल, याद रखे ब्रेन। क्लियर हुआ? कार्बन जो होता है ना गेन कर पा रहा है ना लॉस कर पा रहा है ना डोनेट कर पा रहा है, इससे ये याद रखना है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यही आपको क्या याद रखना है ब्रेन के अंदर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एक ही सिंगल एलिमेंट होगा बट इसके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स, और एक आता है बट आपके सिलेबस में नहीं है, और भी आता है कौन सा, ग्राफीन। क्लियर हुआ? अब देखो इनके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली सब में डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से नोट डाउन करते रखना है। ये डायमंड जो होता है ना, इसमें क्या होता है पता है आपको? एक कार्बन जो होता है ना और दूसरे 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है एंड उसके साथ 4 बॉन्ड नहीं लगते, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसके 4 बॉन्ड पे कौन आ जाएगा? दूसरा एलिमेंट सा कार्बन। और ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका यूजेस कहाँ पे करते हैं? कटिंग टूल्स, ज्वेलरी के अंदर इसका डायमंड का यूज करते हैं। ग्रेफाइट, इसमें क्या होता है? 1 कार्बन बॉन्डेड होता है 3 कार्बन से, मींस इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचा हुआ है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूज होता है पेंसिल में, कंडक्शन कर सकता है इसलिए इलेक्ट्रोड्स एंड लुब्रिकेंट्स। फुलेरिन्स जो होता है ना, वो C60 वाला पार्ट है जो स्पेरिकल होता है, आपको दिख ही रहा होगा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर था। इसके लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं एज अ मेडिसिन के अंदर। एग्जाम में इसके डायग्राम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद आपको इसमें डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। देखो अब मैं डायमंड का यहाँ पे बना के शो कर रहा हूँ। जैसे एक डॉट बनाना है, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह से 4 बॉन्ड शो करने हैं। ये हो गया। फिर अगेन लाइन बनानी है, फिर अगेन इसके इलेक्ट्रोड्स, हो गया। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो बॉन्ड होगा ना, वो इसके साथ सीधा एक बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से क्या होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में क्या होता है? कुछ इस तरह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। समझना इसको अच्छे से। यहाँ पे सेम वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी बनाना है। अब क्या करना पता है? ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ना, इसको हम कलर चेंज करते हैं, आपको इजीली क्लियर। ये देखो, इस वाले पार्ट को हमें ज्वाइन करना है इसके साथ, फिर इस वाले पार्ट को हमें ज्वाइन करना है इसके साथ, इस वाले पार्ट को हमें ज्वाइन करना है इसके साथ। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको क्या करना है? ज्वाइनिंग करते जाना है। क्लियर हुआ? और इस तरह से क्या मिल जाएगा मुझे? लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। अब आते हैं फुलेरिन्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बीच में पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाना है। अब क्या बनाना है? उसके साथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अटैच कर दो। इस तरह से क्या बन जाएगा? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, चलो ये डायग्राम क्लियर हुआ इसके अंदर। चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज। तो व्हाई कार्बन इज कॉल्ड वर्सेटाइल इन नेचर? तो 2 प्रॉपर्टी अच्छे से आपको याद रखनी। वन इज केटिनेशन। तो व्हाट इज केटिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय विच इट्स एटम बॉन्ड विथ अनदर एट एलिमेंट्स।
जिसकी वजह से ये बनाएगा लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और प्लस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? कार्बन जो होता है मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, लॉन्ग से लॉन्ग चेन बनाने की ट्राई करेगा, ब्रांच बनाने की ट्राई करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक्सेट्रा। तो लार्ज से लार्ज नंबर बनाने की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। इनके एग्जांपल देखेंगे हम बाद में। टेट्रावैलेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी देखो, टेट्रा जिसकी 4 वैलेंसी है और वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। द कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। टू कंप्लीट द ऑक्टेट द कार्बन शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से क्या बनाता है? ये एक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर कि सिलिकॉन भी जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4th होते हैं। तो ये भी तो फिर यूज होना चाहिए था, बट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ये सबसे वेरी हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। उसकी वजह से हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर कार्बन एलिमेंट। क्लियर हुआ? देखो अब यहाँ पे समझना है आपको दो टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एस पर से आपको याद रखना है कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर क्या बनते हो? सिंगल बॉन्ड, और जिसमें डबल ट्रिपल बनेगा वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। अब इसके लिए सीरीज याद रखनी है, सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज को हम बोलते हैं अल्केन, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइंस। इनके फॉर्मूला आपको लर्न करके ही रखना है। अल्केन जब भी आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n +2। अल्किन के लिए फॉर्मूला होगा CnH2n, अल्काइंस के लिए फॉर्मूला होगा CnH2n -2। यानी रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो सैचुरेटेड लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। ब्रोमाइन टेस्ट याद रखना है कि अगर मुझे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या टेस्ट की जाती है? ब्रोमाइन वाटर। कि जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइन ऐड करोगे तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, बट अनसैचुरेटेड उसके लिए क्या देता है? वो डीकलराइजेशन देता है। ये जब भी सैचुरेटेड को आप बर्न करोगे, कंबशन करोगे, तो मुझे ब्लू यानी नॉन सूटी फ्लेम मिलती है, और अनसैचुरेटेड मिलती है येलो, जिसको हम बोलते हैं सूटी फ्लेम। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? अब ये सीरीज आपको याद रखनी है कि जिस कंपाउंड में एक ही कार्बन होगा उसको बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन होगा उसको बोलते हैं इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, पेंटा मीन्स 5, 6 होगा तो हेक्सा मीन्स क्या होगा? हेक्सेन। तो याद रखना है कि जिसमें भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसके सबसे लास्ट में कौन से वर्ड्स ऐड हो जाते हैं? ANE। अब आते हैं अल्किन के अंदर। अल्किन के अंदर याद रखना है कि उसको डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की नीड्स है। मीथेन के पास तो एक ही कार्बन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो अल्किन का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? इथीन। देखो ENE लगा हुआ है मीन्स डबल बॉन्ड। प्रोपीन थर्ड मेंबर होगा ब्यूटीन, फोर्थ मेंबर होगा पेंटीन। उसके बाद नेक्स्ट, वैसे अल्काइन में फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन, प्रोपाइन, थर्ड होगा ब्यूटाइन, फोर्थ होगा पेंटाइन, फिफ्थ होगा हेक्साइन और सिक्स होगा हेप्टाइन। बट अल्केन के अंदर फर्स्ट मेंबर क्या होगा? याद रखना है मीथेन। क्लियर? अब आते हैं आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? देखो आइसो मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसका फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, प्लस इसका नोमेनक्लेचर भी चेंज होगा। उसको क्या बोला जाता है? आइसोमर। तो एग्जांपल हम देखते हैं ब्यूटेन का। तो अगर आपको याद हो ब्यूटेन में देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, पता है आपको? क्या लिखा हुआ है? एन। एन मीन्स होगा वहां पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ब्यूटेन में आते हैं 4 कार्बन, एन की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आंसर बन जाएगा तुम लोग का? C4H10। अब देखो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? 2। देखते हैं कौन से। फर्स्ट, पहले आपको क्या करना है, 4 कार्बन बना लेना है। और हमें पता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये हो गया फर्स्ट, और जो बाहर की साइड जो बॉन्ड दिख रहा है वहां पे क्या लगा देना है आपको? हाइड्रोजन। ये हो गया। अब देखो सेकेंड, इनमें देखो कार्बन काउंट करोगे तो कितने हो गए? C4। हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने हो गए? H10। अब हमें क्या करना है, ये कार्बन को शफल करना है, शिफ्ट करते जाना है। तो अगर मैं नंबरिंग दू 1 2 3 4, अगर बाई चांस यही कार्बन को मैं यहां पे रखूंगा इस वाले पे, तो मुझे बताओ कि ये आइसोमर काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों? 1 2 3 4 सीरीज तो कंटिन्यू आ रही है, तो वो आइसोमर काउंट नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है पता है? अब इस वाले जो लास्ट वाला जो कार्बन था इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो में से सेकेंड कार्बन की ब्रांच बन गई। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया, इसके 2 आइसोमर। नोमेनक्लेचर हम लास्ट में देखते हैं इसके क्या होगा। तो ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर पॉसिबल है। कितने? एक नॉर्मल चेन और एक ब्रांच चेन। क्लियर? अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है फॉर्मूला CnH2n, यानी कि जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ ये वाला हो सकता है, कुछ ये वाला हो सकता है, कुछ ये वाला हो सकता है। तो आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स काउंट करने हैं। कितने? यहाँ पे 3 है, और सब में कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? तो इसका नाम जो होगा ना, जब भी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर शो है तो उसके लास्ट प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड यूज करना है? साइक्लो। तो 3 कार्बन का हो जाएगा तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कार्बन की चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सब में सिंगल बॉन्ड है, नाम क्या हुआ? साइक्लोब्यूटेन। 6 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। 5 कार्बन की चेन है, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्लियर हुआ? साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर याद रखना है, जैसे ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे सब में कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन। एंड इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C6H12। अब हमें क्या बनाना है? इसका डबल बॉन्ड वाला कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको बोलते हैं बेंजीन। कैसे बनाना है ध्यान से समझना, कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जब दूसरे में कंबाइन होगा, यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। सेम ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कंबाइन होके बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कंबाइन होके बन गया डबल बॉन्ड। अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ये होगा। और सब में कितने हाइड्रोजन बच गए? 1। एंड इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C6H6। और इसी को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, इससे याद रखना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर हुआ? सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बीच बीच में गैप होना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप में याद रखना है कि अगर OH प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो जिसमें भी OH लगेगा तो हमें प्रीफिक्स में क्या ज्वाइन करना है? OL। सेकेंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें लगता है COOH, तो कौन सा सफिक्स यूज करोगे? ओइक एसिड। ये आपको लर्न करना है। अल्डिहाइड होगा, उसमें यूज होता है CHO, तो पीछे जो वर्ड लगता है वो कौन सा लगता है? AL। कीटोन, बीच वाले कार्बन पे हमें ऑक्सीजन लगाना है, वो हो जाएगा कीटोन, पीछे क्या लगाना है? 1। अब एस्टर जो होता है उसमें क्या होता है? RCOR, यानी बीच में कौन सा ग्रुप होता है? COO,
तो इसमें वर्ड लगाना है हमें कौन सा, O8। क्लोरी ब्रोमीन आयोडीन आएगा तो उसको हमें प्रीफिक्स में लगाना है, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो। डबल बॉन्ड होगा तो सबको बताइए क्या लगाना है, ENE। ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो क्या लगाना है लास्ट में, YNE। ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि अगर ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न हो गया तो समझ जाना आपके नोमेनक्लेचर रॉन्ग नहीं होंगे। इसके भी एग्जांपल्स करवाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वन मिनट बच्चों, चलो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, देखना क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल। तो देखो सबसे लास्ट में क्या है, ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल लिखा हुआ है तो क्या लगाओगे यहाँ पे, OH। इथेन में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन, तो यहाँ पे कितने कार्बन ज्वाइन करोगे, 2। क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ब्यूटेनल। तो देखो पीछे ए लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप लगाओगे, CHO। अब ब्यूटेन में देखना 4 कार्बन आते, 1 कार्बन तो पहले से ही है, तो कितने कार्बन ज्वाइन करने हैं, 3। तो ये हो गया ब्यूटेनल। क्लियर हुआ। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा प्रोपेनॉन, जिसको एसीटोन भी बोलते हैं हम लोग। तो देखो प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितने कार्बन आते हैं, 3। और जब भी 1 आएगा तो ये याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट पे ऑक्सीजन नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाओगे, बीच वाले साइड में। और यहाँ पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्लियर हुआ, पक्का। तो फंक्शनल ग्रुप वाला क्लियर हुआ। बस आपको ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लियर हुआ। चलो, तो इससे क्या पता चला भाई, थोड़ी शेरो शायरी भी तो हो जाए। कार्बन है किंग, केमिस्ट्री का स्टार्ट, बिकॉज सारे एलिमेंट में कहा जाता है कि कार्बन एक किंग है एलिमेंट्स में। 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट पावर है यार। चेन बना ले, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, इससे ऑर्गेनिक वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, किंग ऑफ एलिमेंट्स, जो सारे कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ। चलो भाई अभी देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी क्या, ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सेम उसका जनरल फॉर्मूला हो, शोज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, CH2। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये ग्रुप है CH3 उसकी कंटिन्यू होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी फिर, CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यू सीरीज क्या होगी, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना तो क्या आ जाएगा, CH2। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, CH2। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हो गया मेरे पास मिथेनॉल, उसके बाद कौन आएगा, इथेनॉल, इसके बाद कौन आएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ। बट बाई चांस हमने और चेंज किया अगर इसके अंदर, CH3 CH2 CHO, तो अभी बताओ ये होमोलोगस में काउंट होगा, नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज अभी हमने देखा कि उस सीरीज के अंदर क्या आना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला। अब ये तो अल्कोहल होता है और ये अल्डिहाइड होता है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम तो हुए ही नहीं, इससे होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं होगा। क्लियर। अब देखो नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का हमने टेबल देख लिया कि कोई वर्ड आ गया तो किस तरह से उसको लिखना है। अब याद रखना है कि जब भी कोई कंपाउंड आपको शो हुए तो सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या बन रही है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, काउंट करो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट नंबर कैरी कर रहा है। 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन एक्सेट्रा। फिर क्या करो, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो,
उसी से नंबरिंग स्टार्ट करो, नंबरिंग देना। फिर क्या देखो यहाँ पे तुम लोग को यूज करना है सफिक्स में क्या यूज करना है और प्रीफिक्स में कौन से वर्ड यूज करना है। क्लियर हो गया। लास्ट में हमें याद रखना है कि इसमें कितने अदर कार्बन की चेन बन रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ब्यूटेन का देखा था CH3 CH2 CH CH3, ये मेरे पास क्या हो गया ब्यूटेन। अब हमने इसका आइसोमर देखा था, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये हो गया CH3 CH CH3 और ये हो गया CH2। अगर आप देखोगे 1 2 3 तो 2 नंबर पे कार्बन लगा हुआ है, तो देखो जो नंबर पे लगा हुआ है उसको पहले नंबरिंग दो 2। अब एक कार्बन की चेन अगर होगी तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, 2 होगा तो इथाइल। और कितने कार्बन की चेन बनी है लॉन्गेस्ट चेन 3, तो 3 को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन। क्लियर हुआ। नोमेनक्लेचर अच्छे से याद रखना है। कितने कार्बन की ब्रांच बन रही है, 1 कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल। क्लियर हो गया। और आपको देखना कि पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन किसकी बना रहा है, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, इसको लेके क्या बोलेंगे इसको प्रोपेन। क्लियर हुआ। अभी आते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन में आपको ये याद रखना है फर्स्ट कंबशन। जब भी कंबशन वर्ड आए समझ जाना वहां पे क्या प्रेजेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन। और जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी कार्बन कंपाउंड में से क्या रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस क्या रिलीज होगी हीट। कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विथ वाटर, जैसे उसको बर्न करोगे तो मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिला CO2 H2O प्लस हीट। यानी कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी फंक्शन ग्रुप उसमें अंदर हो, हमेशा जब वो कंबशन होगा उसमें 2 कंपाउंड मुझे कंपलसरी मिलेंगे H2O एंड CO2। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है ऑक्सीडेशन। नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कोई ग्रुप के अंदर मुझे ऑक्सीजन ऐड करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से मुझे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अल्कोहल है उससे मुझे एडिशन करना है ऑक्सीजन, क्या प्रेजेंस होना चाहिए ये वाले रिएजेंट। तो ये क्या करेगा कि जब भी ऑक्सीजन बाइंड होता है ना तो कौन सा बॉन्ड बनाता है ये हमेशा डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा पता है OH के एग्जैक्ट बाजू में जो 2 हाइड्रोजन होंगे ना उसको रिप्लेस करके उस जगह पे कौन आ जाएगा ये ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ। समझना अल्कोहल से अगर मुझे एसिड बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। क्लियर। नेक्स्ट एडिशन। एडिशन यानी क्या मुझे इसके अंदर ऐड करना है हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का दूसरा और नाम होगा रिडक्शन। क्लियर। तो कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कैसे ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। इनका एक ही काम होता है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन करवाना। कैसे करेंगे ध्यान से समझ। मेरे पास ये 2 कार्बन की डबल बॉन्ड वाली चेन है, उसको हम क्या बोलेंगे इथीन। तो इथीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना तो कुछ ये बनेगा। क्लियर हुआ। अब मुझे ना इसमें 2 हाइड्रोजन एडिशन करने, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर आ जाएगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। एंड ये जो एडिशन रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है सिंगल बॉन्ड में। सिंपल हम बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड के अंदर। क्लियर हुआ। और यही रिएक्शन इंडस्ट्री में कहां पे यूज होती है, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट याद रखना वो सैचुरेटेड कार्बन चेन हो उसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है।
वन हाइड्रोजन एटम वहां से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम वहां पे एडिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाऊ कुछ ये टाइप, उसमें मुझे ऐड करना है क्लोरीन, तो देखना एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl, और इसमें से जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे Cl के साथ क्या बनाएगा, HCl, तो ये बन जाएगा CH3Cl और ये बन जाएगा HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको मोस्ट आईएमपी है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इसको पहले हम डिफरेंस फॉर्म में समझते हैं क्या होता है। तो इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C2H5OH या फिर हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, और इथेनोइक एसिड का क्या होता है CH3COOH। फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे तो इसमें अल्कोहल होता है, इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेचर की हम बात करेंगे तो ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, नाम से पता चल रहा है। एसिड होगा तो टेस्ट कैसा होगा, सॉल्ट टेस्ट होगा, इसका बर्निंग है, अब हम बीटर टेस्ट जैसा बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑन लिटमस तो न्यूट्रल है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट ये ब्लू को कन्वर्ट करेगा रेड में। रिएक्शन विथ सोडियम, तो ये सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है और ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, बट ये कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट एसिड इजीली कर सकता है। इसका यूजेस कहाँ पे, तो एज अ सॉल्वेंट, फ्यूल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और मेडिसिन में इथेनॉल का यूज किया जाता है। इथेनोइक एसिड जो होता है ना, 5 to 8% इथेनोइक एसिड को अगर वाटर में डिसोल्व करोगे तो बन जाएगा वो विनेगर, एसिटिक एसिड। तो इसका अदर यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव फूड इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम स्मेल की बात करेंगे तो इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और इसकी कैसे होती है, पंजेंट, यानी कि विनेगर लाइक। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। अब आते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी है, तो कंबशन। तो कोई भी इथेनॉल को O2, मैंने बताया ना, कॉम्बशन जब भी आए कार्बन का कोई भी कंपाउंड, उनमें से दो कंपाउंड कंपलसरी मिलेंगे और ये सैचुरेटेड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे कौन सी फ्लेम देगा, ये ब्लू कलर की फ्लेम। सेकेंड है रिएक्शन विद सोडियम। तो देखो सोडियम जब इथेनॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा ना, तो हाइड्रोजन और सोडियम को कंपेयर करोगे तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये H की जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे Na। इसको हम बोलते हैं, कौन सा मेटल आ रहा है, सोडियम, और इथेनॉल के इथेन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा इथोक्साइड। क्लियर हुआ? और इसका ऑब्जर्वेशन पता ही चल रहा है कि H2 गैस रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन जो भी हमने देखा था, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करना है तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे, इथेनोइक एसिड। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन मोस्ट टाइम पे ध्यान रखना है कि इथेनॉल को जब हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये जब भी H2SO4 आएगा ना, उसका एक ही काम होता है क्या, डिहाइड्रेशन करना। तो ये क्या करेगा पता है, एसिड से क्या निकालेगा, H, अल्कोहल से क्या निकालेगा, OH, जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, H2O। तो जो एसिड का पार्ट होगा उधर कौन अटैच हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप, और यही से क्या बन जाता है वो एस्टर या ईस्टर। क्लियर हुआ? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में आपको देखो रिएक्शन करके दिखाता हूं यहाँ पे अच्छे से, नहीं हो रहा है ना, देखो समझो यहाँ पे, ये मैंने बनाया इथेनॉल, क्या हो गया इथेनॉल। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, H2SO4 ऐड किया। अब H2SO4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होगा देखना, इस वाले कार्बन से क्या निकलेगा, OH, सेकेंड वाले कार्बन से क्या निकलेगा, H, OH H मिलके क्या बनाएगा, H2O। तो ये जो ब्रेक बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ये कंबाइन होके क्या बनाएगा,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इथीन। एंड जब भी मुझे इथेनॉल से इथीन बनवाना हो तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन की हीट से टेम्परेचर पे बर्न करने के टाइम पे मुझे क्या मिलेगा, इथीन। एंड इसको बोलते हैं 170 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखते हैं इथेनोइक एसिड की, सेम वही, उसको भी सिंपल कंबशन करोगे तो मुझे कॉमन कंपाउंड मिलेगा। मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो अभी बताया हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सोडियम। अब देखो ये सिंपल क्या हो गया, ये इथर टाइप हो गया, इसका नाम होगा सोडियम इथेनोएट, ये याद रखना है। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो CO3 में से कौन सी गैस बनेगी, CO2। हाइड्रोजन से क्या निकलेगा, H2O, और वही हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, सोडियम। यानी CO2 के मुझे ब्रिस्क एफरेसेंस मिलेंगे। फिर आता है दूसरा रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही रिएक्शन सेम कॉन्सेप्ट, H की जगह पे Na आ जाएगा, H का बन जाएगा H2O, CO3 से रिलीज हो जाएगा CO2। और लास्ट में आता है एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सेम वही हमने पहले ही देखा था, H2SO4 जैसे ऐड करोगे तो यहां से H और यहां से OH, इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस्टर। इसका नाम देखो, दो कार्बन की चेन है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। और इसकी स्मेल कैसे होती है, स्वीट स्मेल होती है, किसकी, एस्टर की, इसलिए वो इस एस्टर का यूज करते हैं परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में। क्लियर। अब याद रखना है कि दो रिएक्शन हमें याद रखनी है, सेपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन एग्जाम में आता है। तो याद रखना है क्या, एस्टरिफिकेशन यानी क्या, अगर कोई एसिड को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, ईस्टर, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे याद रखना है कि जो एस्टर होता है ना, उसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना वो अल्कोहल के साथ कंबाइन होकर बनाएगा अगेन इथेनॉल, और इस वाला जो पार्ट होगा उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सोडियम, और उसी का यूज होता है कि इसके क्या बनाने के लिए, सोप। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। इसमें अल्कोहल प्लस एसिड होगा, इसमें एस्टर प्लस बेस होगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बना, एस्टर प्लस वाटर, तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, सोप प्लस अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो कैटलिस्ट क्या होगा, इसमें कैटलिस्ट होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें एक्वस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ रिएक्शन इसका कैसा होगा, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो सकता है बट ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल। इसमें से हमें फ्रूटी स्मेल मिलेगी पर इसमें कोई भी स्वीट स्मेल नहीं मिलेगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एज अ फ्लेवर परफ्यूम बनाने में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है सोप बनाने के लिए। क्लियर हुआ, डिफरेंस अच्छे से याद रखना है आपको, एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट, सोप एंड डिटर्जेंट, लास्ट टॉपिक अच्छे से समझना। सोप क्या होता है पता है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, और डिटर्जेंट जो होता है ना केमिकल से बनाया जाता है। तो इसका मीनिंग हम लॉजिक खुद ही लगा सकते हैं कि जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, तो डिटर्जेंट कैसा हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी देखो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, फैटी एसिड का, तो ये होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन हम देखेंगे तो बाय सेपोनिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, फैट एंड ऑयल में से हम क्या बनाते हैं, सोप। ये जनरली किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करके, यानी केमिकल्स हम बोल सकते हैं। ये सोप जो होता है ना वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट डिटर्जेंट इजिली हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। रीजन क्या है इसके पीछे, कि ये जब भी हार्ड वाटर यानी क्या, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, तो ये इसके साथ क्या फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं स्कम।
बट इसमें कोई भी स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये इजीली कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये कैसा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स ये इको फ्रेंडली है सोप, तो ये कैसा होगा, नॉन इको फ्रेंडली। क्लीनिंग पावर हम देखेंगे तो लेस क्लीनिंग पावर है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग पावर है। कॉस्ट हम देखेंगे, सबको बताइए चीपर होता है और थोड़ा कॉस्टलियर होता है, क्लियर है, डिपेंड करेगा उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वॉशिंग सोप, बाथिंग सोप, ये हो जाएंगे सोप के एग्जाम्पल। सर्फ एक्सेल, रिनो, टाइड, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, डिटर्जेंट के। क्लियर हुआ। स्पीड में आपको रिवाइज करते जाना है, जो भी मैंने टेबल आपके लिए डिफरेंस फॉर्म में अरेंज किए, जिससे आपके लिए थियरी भी इजी होगी, लर्न करना भी उसको इजी होगा। क्लियर। अभी आते हैं लास्ट इसका, किस तरह से सोप एक्शन करता है। अच्छे से डायग्राम को समझना है आपको। तो देखो, सोप मॉलिक्यूल ना कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा। उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो हेड वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, टेल वाले को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। यानी जो हेड वाला होता है ना, वाटर के साथ इजीली अट्रैक्शन करेगा, और जो टेल वाला होगा वो लिपिड एंड ऑयल पार्ट के साथ इजीली अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ। तो देखो, जैसे मेरे पास कोई क्लॉथ है और यहाँ पे वो डर्ट पार्ट लगा हुआ है, मैंने जैसे ही सोप अंदर ऐड किया, तो इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है ना, वो डर्ट पे अटैच होगा। कहाँ पे अटैच होगा, डर्ट पे अटैच होगा। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ पे होगा, कॉन्टेक्ट विथ वाटर। और इस तरह से दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से कुछ क्लस्टर बन जाएगा सोप मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। और वही मिसेल क्या होगा, जब एजिटेशन होगा तो वो क्या करेगा, उस सरफेस में से वो डर्ट पार्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा हमारा क्लॉथ। क्लियर हुआ। पक्का अच्छे से समझने डायग्राम क्या हो रहा है। जैसे सोप अंदर ऐड किया तो टेल वाला पोर्शन डर्ट पे अटैच होगा, एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, सोप मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं मिसेल। जब भी एजिटेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ये क्या करेगा, उसमें से उस डर्ट पार्ट को रिमूव करेगा। क्लियर हुआ। और कुछ स्कम बनाएगा, जिसको बोलते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से उसको नोट डाउन करना है, जो भी हमने टेबल फॉर्म में बना बना के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना टेबल फॉर्म में आप इजीली याद करोगे, रिमेम्बर रखोगे, जितना अच्छे से उसको लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए वो कार्बनिक कंपाउंड इजी होगा। क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।